ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबां केसरी। विमल में गुलिस्तां की नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली, हाजिर हूं प्रहार लेकर। और प्रहार में आज हम जिन खबरों की बात करने वाले हैं, जिसका विश्लेषण करने वाले हैं, वो खबरें कौन सी हैं पहले ये जान लीजिए। प्रहार में आज हम सबसे पहले बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। इजराइल के ईरान पर हमले के साथ ही वर्ल्ड वॉर की संभावना बढ़ गई है। अमेरिका समेत कई देशों की तरफ से मध्यस्थता के जरिए तनाव को कम करने का प्रयास जारी है, लेकिन जानकार ये मान रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के लिए अगले 72 घंटे बेहद अहम है। इस बीच ईरान और इजराइल के बीच एक दूसरे पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को उठाना पड़ रहा है। इस बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या दो देशों के बीच इस तनाव से विश्व युद्ध की संभावना बढ़ गई है? लेकिन जवाब यह है कि यह तय करेगा चीन, रूस, अमेरिका का रुख। लेकिन इस बीच जो खबर निकल के सामने आ रही है वो क्या है? दरअसल वो खबर है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहां पर ईरान और इजराइल के बीच जो लड़ाई है वो हर बढ़ते दिन के साथ बढ़ती ही जारी, बताएंगे आपको। लेकिन पहले बता दें, बड़ी खबर आ रही है पुणे से, जहां पे पुणे के इंद्रायणी नदी का पुल आधा हिस्सा टूट गया है। 20 लोगों की नदी में डूबने की खबर है। हादसे के समय करीब 25 लोग पुल पर मौजूद थे। पुणे की मावल तालुका के तोले गांव में यह हादसा हुआ है। रविवार होने के कारण पर्यटकों की भारी भीड़ यहां पे उमड़ी थी। हालांकि बड़ी खबर यहां पर यह है कि 5 से 6 लोगों को इसमें से जिंदा बचा लिया गया है, लेकिन मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कई लोगों के बहने की खबर है। तो पुणे के इंद्रायणी नदी पर बना यह पुल टूट गया। संडे का दिन था, लिहाजा यहां पे भीड़ काफी ज्यादा थी। इसी वजह से अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। 5 से 6 लोगों को जिंदा बचा भी लिया गया है, लेकिन कई लोगों के पानी में बहने की खबर है। इस बीच तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम मौके से, जहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जो है लगातार जारी है। स्थानीय लोगों की मौजूदगी, स्थानीय प्रशासन, पुलिस की मौजूदगी देख पा रहे हैं आप। चूंकि राहत बचाव दल ने 5 से 6 लोगों को बचा लिया है, लेकिन दरअसल दिक्कत इस बात की भी है कि जिस तरीके से ये पुल टूटा है, कई लोग पुल पर सवार थे। ऐसे में पुल के जरिए पानी में बहने वाले जो लोगों की संख्या देख रहे हैं आप, वो बढ़ सकती है। और अब जरा बहाव देख लीजिए किस तरीके से ये बहाव काफी ज्यादा है, और यही सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि इंद्रायणी नदी पर बना हुआ ये जो पुल है ये बह गया है। पुल कुछ समय से वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था, यानी कि इस बात की आशंका थी कि पुल जो है वो जर्जर हो गया है, खतरनाक हो गया है। लेकिन बढ़ते पानी को देखने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हुए थे, पुल पर चढ़ गए थे, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे में ये बड़ा हादसा सामने आया है, जब इंद्रायणी नदी पर बना ये पुल टूट गया, कई लोग के पानी में बहने की खबर। और सीधे रुक करते सहयोगी संदीप का। संदीप, आप मौके पर मौजूद है। जिस तरीके से यहाँ पर पुल बहा है, कई लोगों के बहने की खबर है। 5 से 6 लोगों को जिंदा बचा तो लिया गया है, लेकिन ये नंबर्स कितने हैं? कितने लोग अभी कुल ऐसे हैं जिनके बहने की खबर है, और अभी जो राहत बचाव का काम चल रहा है वो कहां तक पहुंचा है? जी अनामिका, अभी एग्जैक्ट नंबर्स बताना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 25 से 30 लोगों के होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि संडे होने के कारण जो है, चूंकि इंद्रायणी नदी का वह पुल जो है वो टूरिस्ट स्पॉट्स से जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी सारे टूरिस्ट जो है वहाँ पहुँचे हुए थे। बरसात का मौसम है, मानसून का मौसम का आनंद लेने पहुँचे थे, लेकिन इस दुर्घटना के शिकार हो गए। और अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है, करीब 6 से 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन उनकी हालत क्या है, क्या वो जीवित है या मृत्यु उन्हें जो है वो प्राप्त हुई, ये सारी जानकारी जो है वहाँ अभी प्रशासन ने नहीं दी है। लेकिन राहत और बचाव का कार्य जो है वो लगातार जारी है। अभी जो जानकारी मिल रही है, संभावित है एनडीआरएफ की टीमों को जो है वो रवाना किया जाए, लेकिन अभी तक कोई सूचना एनडीआरएफ की तरफ से नहीं आई है। निश्चित रूप से जो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ है, जो स्थानीय अथॉरिटीज़ हैं, और जो फायर ब्रिगेड की टीम है, तमाम जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है पुणे की, उन्हें जो है वो लगा दिया गया है और राहत बचाव का कार्य जो है लगातार शुरू है। 25 से 26 मिल रही है कि 2-3 महीने पहले पुल को बंद कर दिया गया था। तो जब ये पुल बंद हो गया था वाहनों के लिए, तो आखिर इतनी संख्या में लोग वहां पहुंचे कैसे? ये भी अपने आप में सवाल खड़ा होता है। पुल की स्थिति क्या थी? क्या ये पुल जर्जर हो गया था?
जी पुल की स्थिति क्या थी, क्या वह जर्जर था या नहीं था, ये तो संपूर्ण जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से मानसून के सीजन के कारण जो है कई बार नदी का पानी उफान पर होता है और इसी कारण पानी जो है वो पुल के ऊपर आने की संभावनाएं बताई जाती है। तो ऐसे स्थिति में जो है पुल को बंद कर दिया गया था। लेकिन ये जो जानकारी मिल रही है कि काफ़ी सारे पर्यटक जो है वो आज वहाँ पर उस पुल पर पहुँच गए थे। तो कैसे पहुँचे, क्या पुल बंद होने के बावजूद भी ये लोग पहुँचे थे, क्या नियमों का उल्लंघन किया गया है, क्या उचित रेस्ट्रिक्शंस जो लगाए जाते हैं अनामिका वो लगाए गए थे या नहीं लगाए गए थे, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन मौजूदा वक्त में जो है वो पुलिस प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन हो, लोगों को रेस्क्यू करने में जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पर अभी संदीप खबर ये मावळमध्ये जो काही एक पूल तुटल्याची दुर्घटना झालेली आहे, आता मी विभागीय आयुक्त, तहसीलदार आणि पोलीस कमिशनर यांच्याशी बोललो आहे। आत्ता प्राथमिक माहिती एवढीच आहे की हा पूल तुटलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही लोक जखमी झाले, त्या जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे आणि त्यासोबत काही लोक अडकलेले आहेत, त्यांच्याकरता NDRFची टीम त्या ठिकाणी पोहोचते आहे, त्यांना रेस्क्यू करण्याकरता। काही लोक वाहून गेल्याची शक्यता आहे, अजून त्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालेलं नाही किंवा कॅज्युअल्टीजच्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालं नाही, त्यामुळे या क्षणाला त्याबद्दल बोलणं हे योग्य ठरणार नाही। पूर्ण माहिती याची मिळाल्यानंतर याच्यावर आपल्याला माहिती देता येईल। आत्ता प्रशासन तातडीनं सगळी मोबिलायझेशन करून आणि लोकांना कसा दिलासा देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न चाललेला आहे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सुना आपने, जो कह रहे हैं कि पूरे हालात को लेकर नजर बनाए हुए हैं, जो टीमें हैं वहां पर लगी हुई हैं। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और प्रहार में बात करते हैं इजराइल वर्सेस ईरान के बीच चल रहे महायुद्ध की, जहां पर तबाही का सीन दिखाई दे रहा है, साथ ही विश्व युद्ध का सायरन भी। شمال بغل کوهسار तो इजराइल की ओर से अपनी ओर से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करते हुए जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए गए, उसके बाद से ईरान की तरफ से भी जवाबी पलटवार के तौर पे इजराइल के अलग अलग शहरों को टारगेट किया गया, जिसके बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि आज तीसरा दिन है जब दोनों ही देशों के बीच जो जंग है वो और ज्यादा विकराल रूप लेता दिखाई दे रहा है। संभावना इस बात को लेकर के है कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, ये युद्ध फिलहाल रुकने वाला नहीं है और इसी वजह से कई देश जो है इस बीच मध्यस्थता तो कर रहे हैं, लेकिन संभावना इस बात की बहुत कम है कि दोनों देश रुकने वाले हैं। लेकिन इजराइल की ओर से भी यह साफ कर दिया गया कि रडार पे खामने भी है। तो क्या अब युद्ध का सायरन बज गया है, विश्व युद्ध का सायरन बज गया है? इस बीच जिस तरीके से शुरुआत हुई पूरे युद्ध की, वो क्या था ये जान लीजिए। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन की शुरुआत की। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 9 वैज्ञानिक 20 कमांडर ढेर हो गए। इसके बाद ईरान ने पलटवार किया, इसे 2 प्रॉमिस 3 का नाम दिया। इजराइल पे 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए गए तो ट्रंप की वार्निंग सामने आई और यह कहा गया कि ईरान परमाणु समझौता करे वरना बड़ा हमला होगा। ईरान ने इजराइल के 3 F-35 विमान गिराने का दावा किया। उधर इजराइल में अगर बात की जाए तो यहां पे भी नुकसान हुआ, 11 लोगों की मौत हो गई है, 7 से ज्यादा सैनिक जो है घायल बताए जा रहे हैं, 300 लोगों के घायल होने की भी खबर है। ईरान और अमेरिका के बीच शनिवार को न्यूक्लियर वार्ता रद्द हो गई, तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया। तो जरा सोचिए कि किस तरीके से यहां पर जो है मध्यस्थता के बावजूद जो बातचीत रही वो असफल रही और इसी वजह से हर बढ़ते दिन के साथ तनाव ज्यादा और तेज हो रहा है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि तबाही का जो मंजर है वो ईरान में भी है, इजराइल में भी है, लेकिन कुछ तस्वीरें इतनी खास है जो देखना आपके लिए भी बहुत जरूरी है।
ये देखिए यहाँ पे जिस तरीके से इजराइल की ओर से हमला किया गया, मिसाइल लॉन्चर पॉइंट को तबाह कर दिया गया ईरान के। इजराइल की ओर से रणनीति के साथ यहाँ पे हमले किए गए हैं। पश्चिमी ईरान में हमला किया गया, जो मिसाइल भंडार था ईरान का वहां पे टारगेट करके हमला किया गया। इसके अलावा जो मिसाइल फैसिलिटी सेंटर था, मिसाइल लॉन्चर पॉइंट, इसे भी यहाँ पे तबाह कर दिया गया। अब जरा अगली तस्वीर देख लीजिए आप। ये तेहरान है, ईरान की राजधानी तेहरान, जहां पे ऑयल डिपो जो कि ईरान के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा इनकम का सोर्स भी है, साथ ही दुनिया भर के लिए बड़ा एक्सपोर्टर भी, वहां पर इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ अटैक किए गए। तेहरान के ऑयल डिपो पर इजराइल की ओर से हमला किया गया। देख पा रहे हैं कि जहां पे आग का गोला बनता दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा इलाका सिर्फ और सिर्फ आग ही आग, और ये बर्बादी का मंजर दिखा रहे हैं आपको ईरान के भीतर से। अब बात करने के लिए तस्वीर की, जहां पे ऑयल डिपो बना है, आग का गोला, ये जो गोल घेरा देख रहे हैं आप, ये दरअसल ये जो आग का गोला है बता रहा है कि किस तरीके से इजराइल के हमले में ईरान के तमाम ऑयल डिपो में यहां पर तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। और यही वजह कि ये माना जा रहा है कि इजराइल की ओर से बड़ी रणनीति के साथ, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ये हमले किए गए हैं, जिसमें ईरान की ऑयल रिफाइनरीज को, भंडारण को और तमाम इलाकों को यहां पर टारगेट किया गया। तो क्या अब जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, ये हमले क्या अगले फेज में पहुंचने वाले हैं? क्योंकि बातचीत का दौर तो कई बार चला, लेकिन बातचीत असफल रही, और इसी वजह से तेहरान टू बुशहर जंगी फायर देखने को मिल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जंग तेज हो गई है। शनिवार की रात भी दोनों ओर से वार पलटवार का दौर चला। इजराइल ने तेहरान के साथ साथ बुशहर पे भी अटैक किया। बुशहर को जानते ही हैं आप, जो यहाँ पे ईरान के कई बड़े शहरों में से एक है और कई मायनों में ईरान के लिए महत्वपूर्ण भी है। इसके अलावा तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को भी टारगेट किया गया। तेहरान के साथ साथ बुशहर में ऑयल डिपो को तबाह किया गया, साथ ही गैस रिफाइनरी समेत 150 ठिकानों पर एक के बाद एक हमले किए गए। 3 दिन के अटैक में करीब 138 ईरानी मारे गए हैं और अब तक 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए हैं। इसी के साथ साथ 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स भी हमले में ढेर हो गए हैं। इजरायली हमले में घायलों की संख्या 350 से ज्यादा बताई जा रही है। तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर खतरा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब दोनों ही हमलों में फर्क है। फर्क क्या है, जरा ये भी जान लीजिए। इजराइल की ओर से रणनीति के साथ ईरान के उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जहां पे उसके सैन्य बेस है, ऑयल डिपो है या गैस के भंडारण है, जबकि ईरान की ओर से इजराइल की अगर बात की जाए तो वहां से टारगेट किया जा रहा है रिहायशी इलाकों को, चाहे वो हाइफा हो चाहे वो तेल अवीव हो। यानी कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध और वार पलटवार के बीच जो ये फर्क है, ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तस्वीरें इस बीच और खास हो जाती हैं, जहां पे देखिए इजराइल की अगर बात करते हैं तो ईरान ने यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा है, और यही वजह है कि यहाँ पे बीजमैन इंस्टीट्यूट पे हमला किया गया है। और तेल अवीव का ये इलाका है जहां पर ईरान की ओर से एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलों से दाग करके नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया है। अब जो अगली तस्वीर है जरा वो भी जान लीजिए। अगली तस्वीर है तेल अवीव की, जहां पे ईरान की ओर से हमले किए गए हैं। यहाँ पे भी देखिए किस तरीके से आपको आग का गोला दिखाई दे रहा है। ये तेल अवीव है जो कि अपने आप में इजराइल के लिए सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। बड़े बड़े मल्टी स्टोर्स बिल्डिंग, बड़ी बड़ी ऑफिस के हेड ऑफिस यहाँ पर एक तरीके से बिजनेस हब है इजराइल का, जहां पे बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए ईरान की ओर से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। तो तस्वीरें जो है बताने के लिए काफी कि ये अगर हमले नहीं रुके तो हालात क्या होने वाले समझना मुश्किल है। अब इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। मलबे में जो घायल जो फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। बर्बादी का मंजर देख पा रहे होंगे, जहां पे तेल अवीव में आप जो सुरक्षा बल है उनकी ओर से ढूंढ ढूंढ करके जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, घायल है, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। जिन्हें इलाज की जरूरत है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। मलबे में दबे लोगों का यहां पर ऑपरेशन किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चला करके उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही जो अगली तस्वीर है वो भी देख लीजिए आप। यहाँ पे हाइफा में बिल्डिंग को टारगेट किया गया है। यहाँ पे जो इमारत है इसे ध्वस्त कर दिया गया है। जो इमारत देख रहे हैं आप आसपास के इलाकों में, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। देखिए जैसे यहाँ पे विस्फोट होता है वैसे जो इमारत भरभरा के नीचे गिर जाती है। तो ये बड़े हमले जो ईरान की ओर से किए गए जवाबी पलटवार के तौर पे, ये यहाँ पे इजराइल को भी काफी चोट पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इजराइल के हमले के बाद ईरान भी चुप होने का नाम नहीं ले रहा है, शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ईरान की ओर से साफ कह दिया गया है कि जब तक इजराइल अपनी ओर से हमले रोकेगा नहीं, हमारी ओर से भी पलटवार बंद होगा नहीं। तो ईरान का जो बदला है यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसकी ओर से हमले बैक टू बैक हो रही हैं। ईरान का इजराइल पर जबरदस्त हमला सामने आया है, देखने को मिला है। ईरान ने 100 बैलिस्टिक मिसाइलें यहाँ पर बैक टू बैक दागी, तस्वीरें हमने
तस्वीरें दिखाई दी आपको। ईरान ने मिसाइलों के साथ ड्रोन भी दागे, हालांकि कुछ ड्रोन्स को हवा में मार गिराया गया है, लेकिन कुछ गिर भी गई हैं। इजराइल के 4 शहरों को खास तौर पर ईरान की ओर से टारगेट किया जा रहा है। इजराइल के तेल अवीव और बतयाम पर जानबूझ के ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि ये वो शहर है जो इजराइल के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। रेहोवोत और रमत गान में भी मिसाइलें गिरी हैं। कुछ मिसाइलें जगह पे लग भी गई हैं, नुकसान भी काफी हुआ है, तो कुछ को यहाँ पे नाकाम भी कर दिया गया है। ईरान के हमले में इजराइल की कई इमारतें जो है तबाह होती भी दिखाई दे रही हैं। ईरान के हमले में जो 13 इजरायली नागरिक हैं, उनकी मौत की खबर भी सामने आ रही है। 300 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं ईरान के इस हमले में। इजराइल में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग मलबे में दबे हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और घायलों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। तो इजराइल में भी नुकसान काफी ज्यादा पहुंचा है, लेकिन आंकड़े ईरान के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईरान के टॉप 20 कमांडर्स के साथ साथ साइंटिस्ट भी मारे गए हैं, जबकि इजराइल में जो संख्या है मौतों की वो ईरान के मुकाबले थोड़ी कम है। अब जरा देखिए कि किस तरीके से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, अंतर क्या है दोनों के ही हमलों में। ये देखिए यहाँ पे टारगेट क्या है, इजरायली सेना जो है वो सेना से लड़ रही है, ईरान में जो सैन्य बेस थे उसको टारगेट कर रही है, लेकिन ईरान आम लोगों को टारगेट कर रहा है। तस्वीरें दिखा भी रहे, देखिए ईरान का जो टारगेट है ये आम लोग है, बुजुर्ग महिला को देखिए आप, इस शख्स को देखिए आप, ये टारगेट्स है ईरान के जिसमें इजराइल के लोग मारे जा रहे हैं। तो भाई बात करें इजराइल की, तो इजराइल की ओर से ईरान के जो सैन्य अधिकारी हैं, जो सैन्य बेस है, ऑयल रिफाइनरीज है, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये फर्क है दोनों के ही हमलों में, और इसी वजह से जो दुनिया है वो दो धड़ों में बंटती भी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों ने, कुछ देशों ने ये माना है कि जो इजराइल की ओर से किया गया वो जायज था, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान की ओर से पलटवार भी यहां पर जायज है। अब देखिए जिस तरीके से ईरान ने अपना सबसे एडवांस हथियार निकाल लिया है इस पूरे तनाव के बीच में, ये भी खतरे की घंटी है। इजराइल पर एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पे दागी जा रही हैं और चेतावनी दी गई कि आगे भी दागी जाएंगी। ईरान ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया है इजराइल के खिलाफ। ईरान के इस मिसाइल का नाम है हज कासिम। हज कासिम सॉलिड फ्यूल गाइडेड मिसाइल है, जो कि नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1200 किलोमीटर की है, यानी डिस्टेंस ये कवर कर सकती है 1200 किलोमीटर। इस मिसाइल में एक वॉरहेड सिस्टम लगा हुआ है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से चलती है, स्पीड काफी ज्यादा है इसकी। मिसाइल की स्पीड 14,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और ये किसी भी एयर डिफेंस को भेदने में सक्षम है। इजराइल के हाइफा शहर में ये मिसाइलें गिरी थी, जिसके बाद तबाही कैसी हुई हमने तस्वीरें दिखाई आपको। तो देखिए यहाँ पे ईरान की ओर से जिस तरीके से उसकी जो हाईटेक मिसाइलें हैं वो यहाँ पे इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, जिसका नाम हज कासिम है, और जो क्षमता है इसकी वो भी हमने समझाया आपको। यानी कि ईरान की ओर से भी पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई ये युद्ध जाकर थमेगा कहां, रुकेगा कहां, कह पाना मुश्किल है। ईरानी सेना पर वार हुआ तो नागरिकों पर भी पलटवार हुआ। अब देखिए जरा किस तरीके से युद्ध आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे जो ठिकाने हैं, परमाणु ठिकाने, वहां पे इजराइल की ओर से हमला किया गया, लेकिन ईरान की ओर से तेल अवीव को टारगेट किया गया। इसी के साथ साथ इजराइल की ओर से जो साइंटिस्ट थे परमाणु वाले, जो उसमें काम कर रहे थे, उनको टारगेट किया गया। लेकिन अगर बात करें ईरान की, तो ईरान ने रिहायशी इलाकों में मिसाइल को दागा है, इसी वजह से नुकसान काफी ज्यादा इजराइल में भी हुआ है। अगर बात करें इजराइल की ओर से, तो यहाँ पे टारगेट किया गया ईरानी कमांडर्स को और सैनिक मार गिराए गए, लेकिन ईरान की ओर से जो इंस्टीट्यूट था बिजमैन इजराइल में मौजूद, उसे टारगेट किया गया। यानी कि जो टारगेट दोनों के कितने अलग है जरा ये भी समझ लीजिए आप। इसके अलावा जो इजराइल की ओर से हमला किया गया, इसमें ऑयल रिफाइनरीज उड़ाई गई, जबकि ईरान के हमले में रिहायशी बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया, जिसमें हाइफा और तेल अवीव दोनों शामिल है। अब बात करें इजराइल की, तो इजराइल ने यहाँ पे जो गैस प्लांट थे ईरान के, उसको टारगेट किया गया, लेकिन ईरान की ओर से जो हमला किया गया उसमें 300 से ज्यादा जो इजरायली नागरिक हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच इजराइल ने इस बात का ख्याल रखा कि रेडिएशन ना फैले, जिसके चलते उसने बुशहर शहर को बख्श दिया, वहां पे कोई हमला नहीं किया। लेकिन ईरान की अगर बात की जाए तो उसके हमले में जो सैनिक नहीं बल्कि जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, वो टारगेट पर है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये हमला जो है दोनों ही ओर से, इसमें ये फर्क है जिसको समझना होगा। इसी वजह से जिस तरीके से इजराइल की ओर से हमले किए जा रहे हैं वो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो हमले हैं फिलहाल रुकने वाले नहीं है। यहाँ पे देखिए बेतियाम है इजराइल का ये रिहायशी इलाका जहाँ पे हमला किया गया है इजराइल के, और बिल्डिंग की हालत क्या होगी जरा ये देख लीजिए। जिस तरीके से रिहायशी इलाकों की ये बिल्डिंग है, यहाँ पर जिस तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं बिल्डिंग के, ये देख पा रहे होंगे। इसी वजह से ढूंढ ढूंढ के लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, और निकालने के साथ साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेज कर दिया गया है। तो रिहायशी इलाकों में हमला किया जा रहा है इजराइल की ओर से। ये बेतियाम शहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पे आपको
तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। इस बीच बेतियाम जो इजराइल का एक और इलाका है, तस्वीरें वहां पर कैसी हैं ये भी देख लीजिए। घायलों को यहाँ से ढूंढ के निकाला जा रहा है। कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो वहां पे फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन करके उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। ये बेतियाम इजराइल का इलाका है। तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पे कई जगह तो बिल्डिंग ही पूरी जमींदोज हो गई है। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जिनकी आधी बिल्डिंग उड़ गई है और आधी बिल्डिंग से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो बर्बादी हर ओर दिखाई दे रही है। लेकिन एक जो फर्क देख रहे हैं आप, वो ये फर्क है कि इजराइल की ओर से जो टारगेट वाले इलाके थे वो थे ईरान के ऑयल रिफाइनरी वाले, संसाधन वाले इलाके, फैक्ट्रीज, कारखाने, सैन्य बेस। लेकिन इजराइल में जो टारगेट किया ईरान ने वो किया रिहायशी इलाकों को। ये देखिए, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये टॉप एंगल से तस्वीर ली गई है जहां पे बिल्डिंग्स को कितना नुकसान पहुंचा है। ये देखिए आप टॉप एंगल से बर्बादी देख पा रहे हैं आप, जहां पे पूरा का पूरा इलाका ही यहाँ पे बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फर्क है जहां पे ईरान की ओर से इजराइल के घनी आबादी वाले इलाकों को जानबूझ के टारगेट किया गया, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। हालांकि अब देखिए जो रणनीति है दोनों में वो ये बदलती दिखाई दे रही है। ईरान को बड़ा झटका देने की प्लानिंग तेज कर दी गई है इजराइल की ओर से। इजराइल का टारगेट सेट है कि कहां और कैसे अटैक करना है। नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है कि ईरान को हम बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं। फुल प्रूफ प्लानिंग की जा चुकी है। लेकिन ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या ऐसा करेगा इजराइल और कब करेगा, ये भी सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि इजराइल की ओर से अब तक जो टारगेट थे वो तो ऑयल रिफाइनरीज थे, न्यूक्लियर साइट्स थे, लेकिन नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है? तो क्या इजराइल के निशाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर हैं? ये दुनिया भर के मन में सवाल है। अब आईडीएफ के प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या खामनेई को खत्म कर देंगे, तो जिन्होंने जवाब क्या दिया ये भी जान लीजिए। इस जवाब पे उनकी ओर से चुप्पी साध ली गई, यानी कि ये नहीं कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे, उन्होंने चुप्पी साध ली। तो आईडीएफ के प्रवक्ता बोले कि इस बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा। यानी आईडीएफ की ओर से तैयारी अपनी ओर से पूरी है, ग्रीन सिग्नल मिलने की यहाँ पे तैयारी है, जैसे मिला उनकी ओर से हमला किया जाएगा। क्योंकि आईडीएफ के प्रवक्ता की चुप्पी ये बता रही है कि नेतन्याहू की ओर से या आईडीएफ की ओर से तैयारी पूरी है। इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि जो सुप्रीम लीडर का एडवाइजर है वो मारा जा चुका है, यानी कि जो करीबी था वो खत्म हो चुका है। तो क्या अगला नंबर खामनेई का है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इजरायली हमले में अली शमशानी की मौत हो चुकी है, जो कि एडवाइजर है खामनेई के, करीबी है, ताकतवर भी, लेकिन वो यहाँ पर बड़ी खबर आ गई है जहां पे इजरायली सेना ने ईरान के 20 ड्रोन गिरा दिए हैं। इजरायली सेना ने ईरान के 20 ड्रोन गिराए हैं। ईरान ने पिछले 24 घंटे में इजराइल पर कई ड्रोन दागे हैं। तो इजरायली सेना ने ईरान के 20 ड्रोन यहां पर मार गिराए हैं। जो हमले यहां पे ईरान की ओर से लगातार किए जा रहे हैं वो कई बार इंटरसेप्ट भी किए जा रहे हैं और कई बार यहां पर निशाने पर लग भी रहे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि ईरान ने बीते 24 घंटे में इजराइल पर 20 ड्रोन दागे और उसमें से कई ड्रोन जो है 20 ड्रोन लगभग वो इजराइल की ओर से मार भी गिराए गए हैं। तो देखिए जो तस्वीरें बता रही है, बताने के लिए काफी कि हमले रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इजराइल के खिलाफ हूतियों ने भी मोर्चा खोल दिया। ये वही हूती हैं जिनको बीते दिनों इजराइल ने ठिकाने लगाया था, लेकिन फिर से वो एक्टिवेट हो गए हैं। हूती विद्रोहियों का भी इजराइल पर बड़ा हमला सामने आया है। हूतियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि खतरा बड़ा हो गया इजराइल के लिए, कई मोर्चों पर युद्ध खुल गया है। हूतियों का दावा है कि 24 घंटों में 2 मिसाइलें दागी गई हैं उनकी ओर से। ये मिसाइलें तेल अवीव की ओर दागने का दावा किया गया उनकी ओर से। हूतियों ने ईरान से मिलकर लड़ने की हुंकार भरी है, साथ देने का समर्थन करने का खुला ऐलान किया है। आईडीएफ का यमन में हूती ठिकानों पर जवाबी हमला भी सामने आया है। इजराइल ने यमन के कई ठिकानों पर बमबारी की है। इजराइल का मकसद है हूती कमांडर को ढेर करना, ताकि जो कई मोर्चों पर युद्ध खुला हुआ है कम से कम हूती विद्रोहियों को उनके ठिकानों पर लगाया जा सके। इसी वजह से यहाँ पर देखिए कि जिस तरीके से हूती प्रवक्ता जो है अब ये चिल्ला कर कह रहे हैं कि भाई हम खुलकर ईरान के साथ हैं। अब उनके प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं या सुनवाते हैं आपको। बयानुन सादिरुन अनिल कुव्वतिल मुसल्लहतिल यमनिया। यमनी सशस्त्र बल ईरान के इस्लामी गणराज्य, उसके राष्ट्र, सेना और नेतृत्व को सलाम करता है, क्योंकि वे बहादुरी से क्रूर जायोनी आक्रमण का सामना करते हैं और ईश्वर पर भरोसा करते हुए उनके ठिकानों पर हमला कर रहा है। यमन की सशस्त्र सेनाएं इस घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। जब तक गाजा के लोगों के खिलाफ आक्रामकता बंद नहीं हो जाती और घेराबंदी हटा नहीं ली जाती, हम बाकी अरब और इस्लाम देशों और राष्ट्रों से कहते हैं, जिहाद स्वर्ग के उन दरवाजों में से एक है जिसे ईश्वर ने अपने खास दोस्तों के लिए खोला है।
तो सुना आपने, हुती विद्रोहियों की ओर से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि वो खुलकर अब ईरान के साथ है इस युद्ध में। इस बीच आईडीएफ लगातार ईरान पर हमले कर रही है। आईडीएफ लगातार जिस तरीके से हमले कर रही है उसमें मिसाइल लॉन्चर को ठिकाने जो तलाश रही है, ड्रोन लॉन्चिंग अड्डों को भी यहां पे चिन्हित किया जा रहा है। आईएफ के फाइटर जेट्स ने तेहरान के ऊपर भारी उड़ान भरी है और 40 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। ईरान के मिसाइल बेस को तबाह कर दिया गया है, साथ ही ड्रोन लॉन्चर ठिकानों पर भी ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। तो आईडीएफ की ओर से भी जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन को तेज किया गया है, खासतौर पे वो इलाके चिन्हित किए जा रहे हैं जहां पे उनके जो ठिकाने हैं, चाहे लॉन्चर हो चाहे बाकी फैक्ट्रीज हो, एक तरीके से उनका बैकबोन तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और उन इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है आईडीएफ की ओर से, और ताबड़तोड़ उन्हीं पर अटैक भी किया जा रहा है। इसी वजह से अब ये जो युद्ध है वो अगले पड़ाव पे जा पहुंचा है। बड़ी खबर आ गई है जहां पे इजराइल ने यमन में हुतियों पर हमला किया है। ईरान के साथ यमन पर भी इजरायली एयरफोर्स का अटैक सामने आया है। हुती सेना प्रमुख मोहम्मद अल गमारी को निशाना बनाया गया है। तो इजराइल ने यमन में हुतियों पर हमला किया है। वो हुती जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इस युद्ध में उन्होंने हुंकार भरी है ईरान के साथ, तो अब ईरान की ओर से भी हुती विद्रोहियों के ठिकाने पर अटैक किया गया है। हुती सेना प्रमुख मोहम्मद अल गमारी को निशाना बनाते हुए यह अटैक किया गया है। और जिस तरीके से हुती विद्रोहियों की ओर से हुंकार भरी गई, तो इजराइल के सामने भी चुनौती है कि वो हुतियों को उनके ठिकानों में ही, यानी यमन के इलाकों में ही उन्हें रोके, ताकि वो आगे बढ़कर के ईरान के साथ उनके लिए चुनौती ना बने। इसी वजह से यमन पर भी इजरायली एयरफोर्स का अटैक हमें लगातार देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके से देखिए यहाँ पे इजराइल की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच हुती विद्रोहियों के खिलाफ भी युद्ध छेड़ दिया गया है। यमन के आसपास के हिस्सों में इजरायली सेना जो है उनकी ओर से अटैक किया जा रहा है। और अब इजराइल के सामने जो चुनौती है वो ये है कि वो अपने रिहायशी इलाकों को बचाए। साथ ही जो नेतन्याहू की ओर से आज मीटिंग की गई है, उस मीटिंग में भी इसी मुद्दे पर चर्चा की गई कि रणनीति अगली होने क्या वाली है। इसमें जो तस्वीर निकल के सामने आई है वो जरा समझ लीजिए आप। ये शिराज है, ईरान का इलाका। ईरान के दूसरे बड़े शहरों पर यहाँ पर इजराइल की ओर से हमला किया गया है और देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे आपको धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। ये बर्बादी बता रही है कि किस तरीके से ईरान के बड़े शहरों पर इजराइल ने हमले किए हैं। ये ईरान का दूसरा बड़ा शहर है शिराज, और ईरान के अगर बात की जाए इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए या बिजनेस के लिहाज से भी शिराज शहर काफी अहम हो जाता है। और यहाँ पर उठता धुएं का गुब्बार बता रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से यूएवी लॉन्चर पैड को तबाह किया गया है वो अपने आप में इजराइल के लिए बड़ी उपलब्धि है। इजराइल के दूसरे शहरों पर भी यहाँ पर हमले किए गए हैं। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इजराइल की ओर से टारगेट किया जा रहा है ऑयल डिपोज पर, साथ ही मिसाइल लॉन्च पैड्स पर। अब देखिए यहाँ पे जिस तरीके से हमला किया गया, इसमें किन किन लोगों की मौत हुई है और कहां पे अटैक किया गया ये भी जान लीजिए। परमाणु ठिकाने जो थे उस पर हमला किया गया, जिसमें 9 वैज्ञानिकों की मौत सामने आई है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संस्था के जो चीफ थे फरीदून अब्बासी, इनकी यहाँ पर मौत हो गई है। और यही वजह है कि जो टारगेट था इजराइल की ओर से वो भी यही वो लोग थे जो खास तौर पर इसमें शामिल थे। तो देखिए यहाँ पे फरीदून अब्बासी जो है इनकी मौत हो चुकी है। परमाणु भौतिकी में पीएचडी इनकी ओर से हासिल किया गया था। अगला नंबर है मोहम्मद मेहदी तहरांची का, जो कि भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, इनकी भी मौत हो चुकी है। इसी के साथ साथ अगर बात करें अगले नाम की, तो अगला नाम है हामिद मीनू चेहर का, जो कि न्यूक्लियर इंजीनियरिंग विभाग के डीन रह चुके हैं, यानी कि साइंटिस्ट हैं इस डिपार्टमेंट के, इनकी भी मौत हो चुकी है। मोहम्मद रजा जोल्फगारी, जो कि परमाणु इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है, इनकी भी मौत हो चुकी है इजराइल के हमले में। तो ये जो नाम बता रही हूं मैं, ये वो नाम है जो कि साइंटिस्ट है यहाँ पर, वो उनकी मौत हो चुकी है। अजा जोल्फगारी जो है रिएक्टर डिजाइन के एक्सपर्ट भी है, जिनकी मौत यहाँ पर इस हमले में हो चुकी है। अमीर हुसैन फहीही नाम है इनका, जो कि परमाणु विज्ञान संस्थान के प्रमुख रहे हैं। परमाणु विज्ञान के कार्यक्रमों का इन्होंने नेतृत्व किया है। इसी के साथ साथ जो अगला नंबर है वो है अकबर मोटालेबी जादे का, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं। अगला नंबर है अली बखुई कतीरीनी का, जो कि परमाणु कार्यक्रम के मैकेनिकल एक्सपर्ट है। ये वो इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, जिन्होंने परमाणु संयंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अब इनकी मौत हो चुकी है। अगला नंबर सईद बर्जी का है, जो कि मटेरियल इंजीनियरिंग के साथ साथ फिजिक्स विशेषज्ञ भी हैं। इनकी भी मौत इजराइल की ओर से किए गए हमले में हो चुकी है। अगला नंबर है मंसूर असगरी का, जो कि रिएक्टर फिजिक्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं, और इनकी भी मौत इजराइल की ओर से किए गए हमले में हो चुकी है। साथ ही देखिए, तो ये वो नाम है और ये वो चेहरे हैं जो इजराइल की ओर से किए गए हमले में जिनकी मौत हो चुकी है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल ने जब यहाँ पे रणनीति बनाई, तो वो यहाँ पर सोच समझ के बनाए कि अब जिस तरीके से हमले करने तो चरणबद्ध तरीके से करने हैं, किन किन लोगों को टारगेट करना है और
कहां कहां टारगेट करना है ये पहले सेट किया गया, इसके बाद इजराइल की ओर से हमला किया गया। तो इजराइल ईरान के बीच जंग है और दुनिया में हड़कंप है। ये हड़कंप क्यों है ये भी जान लीजिए आप। ईरान पर इजरायली हमले की यहां पर निंदा की गई है पुतिन की ओर से। साथ ही ये भी कहा गया कि संघर्ष आगे बढ़ा तो मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है। मैं लगातार शांति सुरक्षा के लिए काम कर रहा हूं, ये भी जो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है। साथ ही मोहम्मद बिन सलमान क्या कह रहे हैं, इजराइल हर बार शांति में मुश्किल में जो है खड़ा साथ देता है। नेतन्याहू मिडिल ईस्ट में शांति के लिए खतरा है, ये यहाँ पे तुर्की के राष्ट्रपति जो एर्दोगन है वो कह रहे हैं। तनाव कम करने के लिए इजराइल को रोकना जरूरी है, ये यहाँ पे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की ओर से कहना है। तो कई देश ऐसे हैं जो मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर की अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। साथ ही इस युद्ध को, इस तनाव को कई देशों के लिए खतरा भी बता रही है। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहाँ पे ईरान में पकड़े गए हैं, मोसाद के लिए बम बनाते गिरफ्तार किए गए हैं। ईरान की सुरक्षा बलों की ओर से यह दावा किया गया है कि यहाँ पे मोसाद से जुड़े 2 लोग पकड़े गए हैं ईरान में, और वो मोसाद जिसने बड़ी रणनीति के साथ, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ईरान में रहते हुए ईरान के कई इलाकों को जमींदोज कर दिया, तबाह कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पे बड़ी खबर ये कि सुरक्षा बलों ने ईरान के ये दावा किया है कि मोसाद से जुड़े 2 लोगों को अरेस्ट किया गया उनकी ओर से, और दावा ये कि ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं ये मोसाद से जुड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से एक के बाद एक अपडेट सामने आ रही है, अब ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर लगातार कार्रवाई जारी है। और अब बड़ी खबर ये कि मोसाद के लिए बम बनाते हुए 2 शख्स गिरफ्तार किए गए हैं। दावा ये कि ये दोनों ही मोसाद से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, ईरान और इजराइल के बीच जिस तरीके से जो खतरा है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि कई देश ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि खतरा बढ़ा तो मिडिल ईस्ट के लिए तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा और दुनिया विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ जाएगी। इस बीच कई देश ऐसे भी हैं जो 2 धड़ों में बट गए हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो इजराइल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, कुछ देश ऐसे भी हैं जो ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगले दिनों में हाल क्या होने वाला है इजराइल ईरान का, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, इससे जुड़ी हुई। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को जन्म दे दिया है, जहां इजराइल लगातार ईरानी सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है। वहीं ईरानी फौज तेल अवीव, हाइफा, बतियाम, रेहोवोत और रमतगान में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर रही है। इजराइल के हमले इतने सटीक हैं कि ईरान को हर हमले के बाद करोड़ों का नुकसान हो रहा है, जिसकी बौखलाहट में ईरान इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग के बाद पश्चिमी एशिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठ गया है। ईरान और इजराइल के बीच जारी खूनी संघर्ष ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या यही संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध का ट्रेलर है, और अगर ऐसा है तो क्या इस युद्ध की चिंगारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। अगर अमेरिका बीच में आता है और बाकायदा इजराइल की तरफ से खुल के लड़ता है तो फिर रशिया और चाइना का आना भी निश्चित है। और चाइना ने तो अपना एक कार्गो प्लेन हथियार के साथ ईरान को भेज भी दिया है। यानी कि या तो ये जो संघर्ष है ये 2-3 दिन में खत्म हो जाना चाहिए पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की बात के बाद, अन्यथा ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि जब तक ईरान के सभी न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट नहीं किया जाता तब तक हवाई हमले जारी रहेंगे। जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि 150 मिसाइलों की जो बारिश बीती रात इजराइल पर हुई वो सिर्फ शुरुआत है। माना जा रहा है कि अब ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या बढ़ाकर बड़े हमलों को अंजाम दे सकता है। इस जंग के 2 खिलाड़ी खुलकर मैदान में 2-2 हाथ कर रहे हैं, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर अपना खेल खेल रहे हैं। अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है, लेकिन जंग में कूदने की बजाय ईरान से टेबल टॉक की बात कह रहा है। वहीं रूस और चीन भी इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से सैन्य कार्रवाई शुरू करे तो आगे की रणनीति बनाई जाए। रूस और चाइना के बीच में अगर कुछ डिफरेंसेस हैं भी तो उन दोनों का दुश्मन एक ही है और वो है अमेरिका। यानी कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ खुल्लम खुल्ला आता है, जो उसकी मजबूरी भी है, तो फिर ऐसी स्थिति में रूस और चाइना का अमेरिका के खिलाफ आना अवश्यंभावी है।
किया जा रहा है कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने इजराइल को 300 हेलफायर मिसाइलें सप्लाई की हैं। वहीं अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने कई ईरानी ड्रोन भी मार गिराए हैं। इसी बीच रूस से आया बयान पूरी तरह से दुनिया को हैरान कर गया है। रूस के टॉप जनरल अलाउद्दीनोव का कहना है कि इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के साथ ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि क्रेमलिन से 10 लाख सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रखने की मांग की गई है। जनरल का साफ कहना है कि रूस ऐसी तैयारी कर रहा है जिससे कोई भी देश ईरान पर हमला करने की हिम्मत न कर सके। रूस की ओर से आए इस बयान ने दुनिया की जंगी टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि रूस का ईरान की ओर से आना इस ओर इशारा कर रहा है कि अगर जंग बढ़ी तो रूस के मित्र राष्ट्र भी उसके पीछे खड़े नजर आएंगे। फिलहाल दुनिया को दिखाने के लिए चीन इस जंग को शांति वार्ता के जरिए निपटाने की बात कह रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की कार्रवाई की निंदा करते हुए चीन ने इजराइल को संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। रूस और चीन के रुख से साफ है कि अगर इजराइल और ईरान की लड़ाई में अगर किसी तीसरे देश ने प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिया तो मिडिल ईस्ट की ये आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे ईरान के केरमान शाह में बमबारी हुई है। इजरायली एयरफोर्स ने बम गिराया है और बमबारी के बाद उठ रहा है काले धुएं का गुबार। देखिए किस तरीके से यहाँ पर इजराइल की ओर से अगर बात की जाए तो हमले लगातार हो रहे हैं। ईरान के केरमान शाह में ये बमबारी हुई है। इजरायली एयरफोर्स ने यहाँ पर बम गिराया है, तो इजराइल की ओर से हमले फिलहाल रुक नहीं रहे हैं। अब केरमान शाह इलाके की खबर है जहाँ पे बमबारी के बाद काले धुएं का गुबार आप देख भी पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर हमले जो है लगातार किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि इजरायली एयरफोर्स की ओर से हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इजरायली एयरफोर्स ने यहाँ पर ईरान के केरमान शाह इलाके में बमबारी की है और यही वजह है कि आप काले धुएं का गुबार स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इस बीच ईरान जिस तरीके से अगर बात की जाए तो रणनीतिक चूक का शिकार हो गया, क्योंकि उसकी चूक जो थी वो उस पर भारी पड़ी। अब ये चूक भारी क्यों पड़ी जरा ये भी जान लीजिए। ईरान को इजरायली हमले की उम्मीद नहीं थी, इसी वजह से जो तैयारी थी ईरान की ओर से वो भी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली और इसी वजह से नुकसान काफी ज्यादा उठाना पड़ा ईरान को। ईरान को लगा कि ओमान वार्ता से पहले हमला नहीं होगा, लेकिन हमला हो गया। ईरान के टॉप अफसरों ने भी रणनीतिक चूक की, यहाँ पे लापरवाही बरती गई। इसके चलते तेहरान के सैन्य बेस पर हमला हुआ इजराइल की ओर से और इसी वजह से इजराइल के हमलों में भारी नुकसान पहुंचाना पड़ा, ईरान को उठाना पड़ा। इजरायली स्ट्राइक में ईरानी कमांडर्स की मौत हो गई। 15 जून को ओमान में परमाणु वार्ता प्रस्तावित थी और ईरान को ये लगा था कि इसके पहले हमले नहीं होंगे। इस बीच क्या कुछ कहना विदेश मंत्री का, सुनवाते हैं आपको। हमले बासलुये के दिरोज सूरत गिरफ्त। हमें पिछले 2 दिनों में विभिन्न माध्यमों से संयुक्त राज्य अमेरिका से संदेश प्राप्त हुए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका इस हमले में शामिल नहीं था और ना ही होगा। जैसा कि मैंने कहा, हम इस दावे पर विश्वास नहीं करते। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो इसके विपरीत संकेत देते हैं, लेकिन अगर अमेरिका वास्तव में इस स्थिति पर कायम है तो उसे इसे सार्वजनिक रूप से और स्पष्ट रूप से घोषित करना चाहिए। एक निजी संदेश पर्याप्त नहीं है। अमेरिकी सरकार को अपना रुख स्पष्ट रूप से बताना चाहिए और परमाणु सुविधाओं पर हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करनी चाहिए। निज़ामी दारून। और इसी से बीच बड़ी खबर आ गई जहां पे इजराइल ने ईरान के 20 यूएवी को ढेर कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर दागे हैं यूएवी और इजराइल ने हवा में ही इसे मार गिराया है। तो देखिए ईरान की ओर से भी जवाबी प्रहार नहीं रुक रहा है। इजराइल ने ईरान के 20 यूएवी को ढेर कर दिया है, लेकिन चूंकि देखिए ईरान की ओर से हमले भी लगातार हो रहे हैं और यहां पर बीते 1 घंटे में ईरान ने इजराइल पर दागे हैं यूएवी। हालांकि राहत की बात यहां पर यह है कि इजराइल की ओर से इन हमलों को हवा में ही मार गिराया गया है, लेकिन हमले हो रहे हैं लगातार। पहले इजराइल की ओर से किए गए, इसके बाद ईरान की ओर से किया गया। और देखिए इस बीच बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि अमेरिका के बीच और ईरान के बीच जो बैठक थी वो रद्द कर दी गई। ईरान अमेरिका के बीच न्यूक्लियर वार्ता रद्द कर दी गई। ईरान इजराइल जंग की वजह से ये वार्ता रद्द कर दी गई। आज ओमान में होने वाली थी ये न्यूक्लियर वार्ता, लेकिन तनाव बढ़ गया तो बैठक रद्द कर दी गई। ओमान के विदेश मंत्री बदर ने जानकारी दी और बोले कि बातचीत ही शांति का एकमात्र रास्ता है।
न्यूक्लियर वार्ता पे डोनाल्ड ट्रंप की पूरी नजर थी और वार्ता रद्द होने से इजराइल ईरान की जंग और भड़केगी। अमेरिका अब इजराइल की और मदद कर सकता है, जिसके चलते अमेरिका सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन बैकअप के तौर पर इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। और जिस तरीके से वार्ता होनी थी वो हो नहीं पाई, और जब वार्ता नहीं हो पाई तो तनाव यानी कम नहीं होगा, तनाव कम नहीं होगा तो हमले भी जारी रहेंगे और हमले बढ़ते ही रहेंगे। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पे IAEA से जो ईरान की मजबूरी है, जो दूरी है, वो भी दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं हम। ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी से दूरी बना रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है जरा ये भी जान लीजिए। हमले के बाद ईरान का ये फैसला सामने आया। IAEA को परमाणु साइट की जानकारी नहीं देंगे, ये ईरान बोला। IAEA को और सहयोग नहीं करेंगे। इजरायली हमलों पर IAEA की चुप्पी से नाराज है। हमारी साइट पर हमला हुआ और IAEA चुप है, यही अपने आप में नाराजगी की वजह है। IAEA को जानकारी देने का कोई मतलब नहीं है, अब साइट डेवलपमेंट की जानकारी भी नहीं देंगे। तो देखिए ईरान की ओर से अब यहाँ पे रणनीति में बदलाव किया गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब फिलहाल जो कोई जानकारी है वो यहाँ पे साझा नहीं की जाएगी। तीनों में ईरान पर किए गए हमले को लेकर जानकारी नहीं दी जाएगी, ये यहाँ पे कहा गया है। 720 से ज्यादा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहाँ पर अटैक हुआ है, 170 से ज्यादा टारगेट्स पर हमला किया गया है। तीनों में ईरान पर किए गए हमलों को लेकर जानकारी दी गई है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे 720 से भी ज्यादा मिलिट्री ठिकाने थे, उनका अपना सेटअप था, उस पर अटैक किया गया है। इजराइल वर्सेस ईरान में जो हमले की फहरिस्त है वो बढ़ती ही जा रही है। 170 से ज्यादा टारगेट्स पर यहाँ पर हमला किया गया है और जिस तरीके से तस्वीरें दिखा भी रहे हैं आप, तीनों में ईरान पर किए गए हमलों को लेकर जानकारी दी गई है। तो जो अपडेट से लगातार बता रहे हैं आपको हम कि जिस तरीके से हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। इराक में US आर्मी बेस पे ड्रोन हमला हुआ है, ये भी अपने आप में बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट और बड़ी तब्दीली है पूरे घटनाक्रम को लेकर के। एन अल असद एयरबेस पे ड्रोन अटैक किया गया है और इसी के साथ साथ US ने यहाँ पर 3 ड्रोन्स को दागा है और मार भी गिराया गया है। हमला किसने किया अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि हमला तो हुआ है, किसने किया जिम्मेदारी अभी किसी ने नहीं ली है। ईरान ने US बेस पर हमले की धमकी दी थी और जो इसीलिए आरोप लगाया जा रहा है वो ईरान पे लगाया जा रहा है, लेकिन ईरान ने अभी इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो नहीं ली है, खुलकर सामने नहीं आया है। अमेरिका फोर्स हमले का पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर ये हमला किसने किया और कहां से किया गया। अमेरिका बोला कि हमलावर को छोड़ेंगे नहीं, ये अमेरिका साफ कर चुका है। और अब इस मामले को लेकर दुनिया भर की नजरें जो है वो लगी हुई हैं, क्योंकि अमेरिका यहाँ पे जानना चाहता है कि भाई ये हमला किसने किया और अगर हमला हुआ तो उसे बख्शेंगे नहीं। अमेरिका की जो मौजूदगी है और जो जिम्मेदारी है और जो भूमिका है वो भी समझ रहे होंगे आप। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में विध्वंसक पोत भेज दिया है। अमेरिका अपनी ओर से तैयारी करके बैठा है, खुलकर चाहता है कि इजराइल आगे बढ़े। USS निमित्ज युद्ध पोत को मिडिल ईस्ट में भेजा गया है, तैनात कर दिया गया है। पहले वियतनाम जा रहा था USS का निमित्ज पोत, लेकिन अब उसकी लोकेशन चेंज कर दी गई है। इजराइल ईरान जंग की वजह से ये बदलाव किया गया है, जो लोकेशन थी वो चेंज कर दी गई है और अब मिडिल ईस्ट में तैनात होगा USS निमित्ज, जो कि अपने आप में काफी अहम हो जाता है युद्ध के तनाव के बीच। जंग के बीच खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम है ये, यानी कि एक तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इसके लिहाज से। इजरायली फाइटर जेट्स में ईंधन भर सकता है, ये इजराइल की काफी मदद पहुंचा सकता है युद्ध के बीच, ताकि वो ईरान के ऊपर अधिक समय तक रह सके और हमले कंटिन्यू कर सके। USS निमित्ज युद्ध पोत पर जेट्स की भी तैनाती कर दी गई है, यानी कि ये अमेरिका की ओर से एक तरीके से सपोर्ट है जो अपने आप में इजराइल के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है तनाव के बीच। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, इजराइल से तनातनी के बीच ईरानी का बयान सामने आया है। अगर इजराइल हमले रोक दे तो हम भी शांत रहेंगे, हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है, ये ईरान की ओर से साफ कर दिया गया है। इसके पहले भी उनकी ओर से कहा गया था कि अगर इजराइल हमले रोक दे तो हम भी रोक देंगे, लेकिन ईरान की ओर से जो मंत्री हैं उन्होंने बयान साझा किया है और ये कहा है कि अगर इजराइल हमले रोक दे तो हम भी शांत हो जाएंगे, लेकिन हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है। यानी कि अगर अभी भी इजराइल की ओर से हमले किए जाते हैं तो ईरान की ओर से भी जवाबी प्रहार किया जाएगा। और इस बीच बात करें एक बार फिर से अमेरिका की, जहां पे अमेरिका पर प्रेशर है, मॉरल प्रेशर, एक तरीके से सपोर्ट भी अमेरिका की ओर से किया जा रहा है। अमेरिका में ट्रंप पर पार्टी नेताओं का दबाव बढ़ गया है, ट्रंप पर जंग में खुलकर शामिल होने का दबाव है
और ट्रंप के पार्टी के नेताओं ने ईरान के खिलाफ यहां पर बोला है, रिपब्लिकन बोले हैं कि ईरान को पूरी तरह से खत्म करो। रिपब्लिकन की ये दलील है कि इजराइल अपनी जगह सही है, इजराइल को भी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, अमेरिका को इजराइल की मदद करनी चाहिए। तो जो ट्रंप की पार्टी के नेता है, सीनियर लीडर्स हैं, ये उनकी ओर से दबाव है। एक तरीके से जो पार्टी के लोग हैं वो ये कह रहे कि इजराइल का इस क्रूशियल स्टेज में मदद करनी चाहिए, यही सही मौका है जब खुलकर के हेल्प करनी चाहिए। लेकिन इस बीच जो नुकसान हुआ है वो भी अपने आप में काफी अहम हो जाता है, क्योंकि जब युद्ध बढ़ेगा कई देशों में तो उसका असर जो है भारत समेत कई और देशों पर पड़ेगा। लेकिन ये असर कैसे पड़ेगा, रिपोर्ट में समझाते हैं आपको। इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। दोनों देश लगातार चौथे दिन तक एक दूसरे पर मिसाइलें और बमों की बरसात कर रही हैं। मिडिल ईस्ट में जंग तो इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी है, लेकिन इसका दंश भारत समेत दुनिया के तमाम देशों को भुगतना पड़ सकता है। सबसे बड़ी वजह है ईरान से निकलने वाला कच्चा तेल। इजराइल ने ईरान के कई तेल और गैस डिपो को निशाना बनाया है। इजराइल और ईरान के बीच जंग लंबी छिड़ी तो ईरान में कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होगी, यहाँ तक कि तेल के दाम भी बढ़ेंगे, जिससे दुनिया भर में महंगाई और बढ़ सकती है। यही नहीं, जिन देशों से ईरान और इजराइल का आयात निर्यात होता है वो चेन भी प्रभावित होगी, जिससे नुकसान की संभावना बढ़ सकती है। इजराइल ईरान जंग से भारत के किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान भारतीय बासमती चावल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। इसके अलावा चीनी, कॉफी और चाय भी ईरान भारत से ही मंगवाता है। ठीक वैसे ही इजराइल भारत से हीरा, आभूषण, अभियांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है, जबकि भारत इजराइल से अंतरिक्ष उपकरण, पोटेशियम क्लोराइड, मैकेनिकल अप्लायंसेज, प्रिंटेड सर्किट और सैन्य हथियार खरीदता है। ऐसे में अगर जंग लंबी चली तो भारत को बड़ी परेशानी हो सकती है। बड़ी खबर है, जहां पे साइप्रस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया है और इसी के साथ साथ मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। 1983 में इंदिरा गांधी, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद यहां पर तीसरे पीएम है प्रधानमंत्री मोदी, जो साइप्रस दौरे पर पहुंचे हैं। और बीते एक दशक में खास बात यह है कि साइप्रस में भारतीयों की संख्या 4 गुना बढ़ी है और ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा काफी ज्यादा अहम हो जाता है। हालांकि पीएम मोदी इस बीच साइप्रस, कनाडा के साथ साथ क्रोएशिया के 4 दिनों की यात्रा पर है और दौरे की जो शुरुआत है वो यहां पर साइप्रस से हो रही है। तस्वीरें एयरपोर्ट से, जहां पर साइप्रस में राष्ट्रपति की ओर से यहां पर पीएम मोदी की का ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। तो तस्वीरें दिखाते पीएम मोदी की आपको। हालांकि प्रहार में आज के लिए इतना ही। रुक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए रिपब्लिक। के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? विमल में गुलिस्तान के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें